गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम जो हमारे यूनिट नंबर 2 काइनेमेटिक्स चल रही है उसका चैप्टर नंबर 2 मोशन इन द प्लेन उसी को कंटिन्यू करने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि जब दो वेक्टर्स एक दूसरे पर कुछ एंगल पर इंक्लाइन हो तो हम उनको किस तरह से ऐड कर सकते हैं, और उनको ऐड करने के लिए हमने ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ा था। तो उसी को ही आगे हम कंटिन्यू करते हुए हम जो दूसरे दोनों लॉज हमारे बचते हैं उनको आज स्टडी करेंगे, जिसमें एक है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड सेकंड वन इज पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में क्या होता है कि जब दो वेक्टर सेम ऑर्डर में अरेंज होते हैं, यानी कि एक जहां पर खत्म होता है दूसरा वेक्टर हमें वहीं से शुरू करना होता था। तो इस तरह से जैसे ये है, एक वेक्टर ये हो गया ए और दूसरा वेक्टर हो गया बी, इस तरह से हमने जो है वो प्रूव किया था और जो रिजल्टेंट है वो ये थर्ड साइड हमारी बन जाती थी। तो ये पढ़ा था हमने ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो यहाँ पर देखते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू लॉज, क्योंकि दोनों ही वेक्टर्स को ऐड करने के लिए यूज किए जाते हैं। तो दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं, कैसी सिचुएशंस में हम इनको अरेंज कर सकते हैं। तो इनकी जो डेफिनेशन है, जो स्टेटमेंट है, सबसे पहले हमने वो देखनी है। वो क्या कहती है, इफ टू वेक्टर्स अरेंज्ड इन अपोजिट ऑर्डर रिप्रेजेंट द टू साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। दो वेक्टर्स, अब डेफिनेशन में ही सबसे बड़ा अंतर आ जाता है। वहां पर फर्स्ट लाइन में ही आपको बताया गया था, इफ द टू वेक्टर्स अरेंज्ड इन सेम ऑर्डर, लेकिन यहाँ पर कैसे हैं, अपोजिट ऑर्डर, यानी कि जहां पर एक खत्म होगा दूसरा भी वहीं खत्म होगा। दिस इज अपोजिट ऑर्डर। एक जहां पर शुरू होगा दूसरा भी वहीं से शुरू होगा, दिस इज अपोजिट ऑर्डर। तो दो वेक्टर्स कैसे हैं, अपोजिट ऑर्डर में है और किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक पैरेललोग्राम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पैरेललोग्राम कैसा होता है, अगर आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, इस तरह का जो रेक्टेंगल होता है वो कैसा होता है, पैरेललोग्राम होता है। ठीक है, तो टू साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, अगर दो वेक्टर्स अपोजिट ऑर्डर में अरेंज हैं और दो साइड्स पैरेललोग्राम की उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो जो उनका रिजल्टेंट होगा वो कैसा होगा, जो उनका रिजल्टेंट होगा वो उसी पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है उसी को माना जा सकता है, ये बताया गया है। तो इसको हम अगर रिप्रेजेंट करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। देखो, अगर आपके पास एक है वेक्टर ए, ठीक है, दूसरा वेक्टर है आपके पास बी, इस तरह से वेक्टर ए एंड बी, तो इन दोनों को आप किस में अरेंज करोगे, अपोजिट ऑर्डर में, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ देखो अपोजिट ऑर्डर। तो अपोजिट ऑर्डर में इसको मैंने कैसे लिख दिया, ये है हमारा वेक्टर ए, अगर यहीं से बी लगाओगे तो वो तो क्या होगा, सेम ऑर्डर, क्योंकि ये यहाँ पे खत्म हो रहा है, दूसरा बी यहीं से शुरू हो जाएगा। बट वी आर टॉकिंग अबाउट अपोजिट ऑर्डर, तो ये हो गया अपोजिट ऑर्डर। ठीक है, दोनों यहां से शुरू कर दिए हैं, तो ये हो गया वेक्टर ए वेक्टर बी, ये इस पॉइंट से दोनों से शुरू हो रही है, यानी कि दोनों कैसे वेक्टर हैं, को इनिशियल हैं, सेम पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं। तो ये तो क्या बनेंगे, ये एक पैरेललोग्राम की दो साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पैरेललोग्राम पूरा कैसे बनेगा, पूरा इसको हम ऐसे बना सकते हैं, ये डॉटेड लाइन मैंने बना दी है, क्योंकि डॉटेड लाइन एक्चुअल में यहाँ पर नहीं है कुछ भी, सिर्फ हमने हमारी जो अजम्पशन है सिर्फ वो है यहाँ पे। ठीक है, तो ए एंड बी दोनों के बीच में जो एंगल है वो कितना हो गया, थीटा। जैसे हमने जब ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ा था उसमें भी हमने माना था कि ए एंड बी आर इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा, तो यहाँ पर भी दोनों के बीच में एंगल थीटा है। तो जो रूल है, जो लॉ है, वो क्या कहता है कि इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा ऐड करने के बाद दोनों के जो बचेगा वो क्या होगा, कैन बी टेकन एज द रिजल्टेंट जो होगा वो क्या होगा, डायगोनल। इस पैरेललोग्राम का डायगोनल जो होगा उसको हमने किस में लेना है, अपोजिट ऑर्डर में। तो इस पैरेललोग्राम का डायगोनल कौन सा होगा, एक तो ये होता है, एक ये होता है। तो इन दोनों के बीच में से, वेक्टर्स के बीच में से हम एक डायगोनल निकाल देते हैं, तो ये हो जाएगा डायगोनल, और इसको क्या लिख देंगे, दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर्स, वेक्टर आर। ठीक है, तो इन दोनों का सम होने के बाद हमें आर मिलता है, और ये अपोजिट ऑर्डर में रखना है, यानी कि ये दोनों वेक्टर्स यहाँ अपोजिट ऑर्डर में है, यानी कि यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, तो आर भी यहीं से ही इनिशियल होगा, यहीं से स्टार्ट होगा, तो ये सभी किसमें बन गए, अपोजिट ऑर्डर में। तो ये होता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्लियर हो गया, यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसके बाद इसका बुक में अलग से प्रूफ दिया होता है,
अलग से प्रूफ देके रखते हैं, लेकिन इसका जो प्रूफ होगा वो सेम उसी तरीके से ही डराइव किया जाता है जैसे आप कौन सा करते हो, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर। तो इसके लिए भी आप क्या कर सकते हैं, ये आपके पास एक ट्रायंगल बन गई, इसको आगे की तरफ इंक्रीज कर दिया, परपेंडिकुलर डाल दिया, जैसे बिल्कुल एग्जैक्टली ट्रायंगल ऑफ वेक्टर में किया था सेम उसी तरीके से इसको भी आगे की तरफ बढ़ा के यहाँ डाल के, और ये दो, ये बी वेक्टर है तो ये भी क्या कैसा बनेगा, बी वेक्टर, ये भी दोनों इक्विवेलेंट होती है ना पैरेललोग्राम में, तो ये बी है तो ये भी बी बन जाएगा। तो जो डेरिवेशन है वो बिल्कुल सेम होगा, प्रोसेस बिल्कुल सेम होगा, और जो रिजल्ट आएगा डेरिवेशन का, जो फॉर्मूला बन के आएगा वो भी एक्जैक्टली सेम होगा। तो क्या आया था हमारे पास, वो जो आर है, आर किसके इक्वल आया था, अगर आपको याद हो तो आर हमारा इस तरह से आया था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। तो इस तरह से हमारा जो रिजल्टेंट है वो निकल के आता था। ठीक है, तो ये होता था रिजल्टेंट ऑफ द टू वेक्टर्स जो कि ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से हमने फाइंड आउट किया था। और अगर डायरेक्शन की बात करी थी तो डायरेक्शन के लिए हमने टेंजेंट अल्फा निकाला था। सपोज इसका जो एंगल है वो रिजल्टेंट का जो एंगल है वो कितना है, अल्फा, वहां पर भी रिजल्टेंट का एंगल अल्फा माना था। तो जो टेंजेंट अल्फा की बात करी थी तो टेंजेंट अल्फा की डायरेक्शन जो है वो कैसी आई थी, बी साइन थीटा, ऐसा ही उसका ना, बी साइन थीटा डिवाइड बाई ए प्लस बी कोस थीटा। ठीक है, यही आया था ना, बी साइन थीटा डिवाइड बाई ए प्लस बी कोस थीटा। तो यहां पर हमने क्या करना है, देखो कि अब ये जो आए हैं हमारे पास दोनों जो डेरिवेशन आए हैं फॉर द रिजल्टेंट, मैग्नीट्यूड की बात हो रही है और ये डायरेक्शन की यानी कि एंगल की बात हो रही है, किस डायरेक्शन में हमें रिजल्टेंट को शो करना है। तो यहाँ पर दोनों जो डेरिवेशन आए हैं ये बिल्कुल एग्जैक्टली सेम जो हम डिराइव कर चुके हैं ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन में। तो इन्हीं को थोड़ा सा और एक्सटेंड करके यहाँ पर देख लेते हैं कि जो स्पेशल केसेस हैं इनके। स्पेशल केस में क्या होता है कि अगर दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल क्या हो, जीरो, यानी कि ए इस तरफ है और बी भी इसी तरफ है, तो इफ थीटा इज इक्वल टू जीरो, थीटा को अगर जीरो पुट कर दोगे तो थीटा जीरो होकर क्या हो जाएगा, कोस जीरो, कोस जीरो कितना होता है 1, तो ये कितना आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, कोस जीरो तो कितना हो गया 1, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, ऐसे लिखा जा सकता है। होल स्क्वायर से कैंसिल हो गया तो कितना बच गया, r इज इक्वल टू a प्लस बी। तो सेम यही तो चीज हमने पहले भी करी हुई है कि अगर दो वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में हो, अगर ये था तो इनको आप ऐड कैसे करते हो, सिंपल ऐड कर देते हो, अलजेब्रिक सम कर देते हो इनका, तो वो क्या बन जाता है, रिजल्टेंट ऑफ बोथ द वेक्टर्स। तो यहाँ पर भी वही आया। तो यहाँ पर कंडीशन क्या लगाई कि थीटा दोनों के बीच में जीरो होना चाहिए, यानी कि जो दोनों एंगल है इनके बीच में एंगल है थीटा, ये जीरो होना चाहिए। थीटा का जीरो का मतलब क्या हो गया, ए जिस तरफ है बी भी उसी तरफ आएगा, दोनों के बीच में एंगल कुछ ही नहीं है। अगर ये जीरो हो जाए, थीटा अगर जीरो है तो उस टाइम पर जो टेंजेंट अल्फा की वैल्यू है वो कितनी आएगी, तो टेंजेंट अल्फा की बी साइन जीरो, साइन जीरो तो कितना होता है जीरो, तो ये भी कितना आएगा जीरो, यानी कि जो टेंजेंट अल्फा की वैल्यू है वो भी जीरो आएगी। मींस रिजल्टेंट जो है वो इसी तरफ आएगा, रिजल्टेंट भी इसी तरफ आएगा, क्योंकि टेंजेंट उधर चला जाएगा, टेंजेंट इनवर्स हो जाएगा, जो कि शायद तुमने अभी तक पढ़े नहीं होंगे, इसलिए मैं इसको थोड़ा डिटेल में भी नहीं बता रहा हूँ। तो रिजल्टेंट भी इसी तरफ आएगा। दूसरा, अगर दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री मान लिया जाए, अगर ए इस तरफ है, बी जो है वो इस तरफ हो, ये हो बी, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। तो उस केस में कोस 90 हो जाएगा, कोस 90 होता है जीरो, तो ये तो पूरी टर्म क्या हो जाएगी जीरो। तो सेकंड केस में इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री देन r इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आ जाए, क्योंकि ये तो पूरा टर्म जीरो हो गई। ठीक है, तो उस केस में इसकी वैल्यू कुछ ना कुछ बन जाएगी, क्योंकि साइन 90 क्या होता है 1 और कोस 90 भी होता है जीरो, तो ये जीरो हो जाएगा, तो ये b बाय ए बच जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो टेंजेंट अल्फा की वैल्यू हो जाएगी b बाय ए। तो ये बात आती है किसकी, पैरेललोग्राम की। तो अब दो वेक्टर्स को आपने ऐड करना है, अगर वो होंगे सेम ऑर्डर में,
ठीक है, तो आपने यूज कर लेना है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अगर आप उनको सेम ऑर्डर में अरेंज कर रहे हो। अगर आप उनको अपोजिट ऑर्डर में अरेंज कर रहे हो तो आपने यूज कर लेना है पैरेललोग्राम लॉ। बाकी और कोई डिफरेंस इन दोनों ही फॉर्मूलाज में, दोनों ही लॉज में नहीं है। अब बात करते हैं थर्ड लॉ की। अब यहाँ पर हमने देखा कि दो वेक्टर्स को एक साथ ऐड कर सकते हैं, बट अगर हमारे पास एक टाइम पर दो से ज्यादा वेक्टर्स हैं तो उनको हम किस तरह से ऐड कर सकते हैं, वो हम करेंगे पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में। तो क्या होता है, इफ ए नंबर ऑफ वेक्टर्स टेकन इन सेम ऑर्डर, बहुत सारे वेक्टर्स हैं सेम ऑर्डर में, मैं दिखा देता हूं आपको। सपोज दिस इज ए वेक्टर ए बी सी एंड डी, ये वेक्टर्स हैं, ठीक है। इनको क्या करना है, सेम ऑर्डर में रिप्रेजेंट करना है। क्या करेंगे, ये एक पॉलीगन की साइड को रिप्रेजेंट करेंगे कि ये पॉलीगन है। कोई पॉलीगन क्या होता है जिसकी 4 से ज्यादा साइड्स होती हैं तो उसको हम पॉलीगन बोल देते हैं। तो पॉलीगन की साइड को रिप्रेजेंट करें, देन देयर रिजल्टेंट, तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा, क्लोजिंग साइड ऑफ द पॉलीगन, जिस साइड से पॉलीगन क्लोज हो रहा है उस वो इनका क्या बन जाएगा, रिजल्टेंट। और किसमें, अपोजिट ऑर्डर में, और जो क्लोजिंग साइड होगी उसको रिप्रेजेंट करेंगे किसमें, अपोजिट ऑर्डर में। तो देखते हैं कैसे। इन सभी को क्या करेंगे, सेम ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं। सपोज ये तो क्या हो गया ए, ठीक है, बी कहाँ है, बी इधर है, ये हो गया बी। सी कहाँ है, इधर है, तो ये हो गया सी। डी इस तरफ है तो ये हो गया डी, ठीक है। तो ए बी सी डी ये क्या होगी, पॉलीगन की साइड्स होगी। तो सभी सेम ऑर्डर में, देखो ए यहाँ पे खत्म हो रहा है, बी यहाँ से स्टार्ट कर दिया, बी यहाँ पे खत्म हो रहा है, सी यहाँ से स्टार्ट कर दिया, एंड सो दीज 4 वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटिंग द 4 साइड्स ऑफ ए पॉलीगन, देन द रिजल्टेंट कैन बी टेकन एज द क्लोजिंग साइड ऑफ द दिस पॉलीगन। क्लोजिंग साइड कौन सी बनेगी, जिससे ये पॉलीगन क्लोज हो सकता है, ये वाली, एंड इन द अपोजिट ऑर्डर। तो क्लोजिंग साइड तो मैंने ये बना दी, ये वाली। अब अपोजिट साइड का जो फंडा है वो अभी आपको क्लियर हो जाना चाहिए। क्लोजिंग साइड हो गई, बट अपोजिट ऑर्डर और सेम ऑर्डर में क्या रहेगा, ये वेक्टर जो डी है वो यहाँ पे खत्म हो रहा है, तो अगर सेम होगा तो ये यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए। बट वी आर टॉकिंग अबाउट अपोजिट ऑर्डर, देन अपोजिट ऑर्डर इज दिस, एंड यहाँ से ये स्टार्ट होगा, ये भी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये भी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा आर, ये हो जाएगा वेक्टर आर। क्लियर हो गया। तो इस तरह से आप 2 से ज्यादा वेक्टर्स को एक टाइम पर जोड़ सकते हो। तो जो वेक्टर आर है वो इन सभी का सम हो गया, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। इन सभी का जो सम है, जो वेक्टर सम है, इन सभी को अगर आपने सम करना है वेक्टर सम, तो वो क्लोजिंग साइड के इक्वल आ जाता है। आर इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। तो ये हो गया पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अगर इसको आपने प्रूव भी करना है तो आप इजीली इसको प्रूव भी कर सकते हो। वो कैसे कर सकते हो, देखो, जब आपके पास सिर्फ 2 वेक्टर्स थे, मान लो इन दोनों को ऐड करना है आपने, इन दोनों को ऐड करने के लिए क्या करोगे, एक वेक्टर 2 वेक्टर, दोनों किसमें है, सेम ऑर्डर में है, ए के बाद बी लगा हुआ है। मान लो टुकड़ों में कर लेंगे ना, फिर हम इसको एकदम इकट्ठे करने की बजाय पहले हम ए और बी का सम कर लेंगे, जो रिजल्ट आएगा उसको सी में जोड़ देंगे, सी को और उसको जो रिजल्टेंट था उसको जोड़ने के बाद फिर उसको बाकी बचे को फिर डी में जोड़ देंगे, डी में जोड़ने के बाद वो आर के इक्वल आएगा। कैसे करेंगे, देखो, ए और बी को जोड़ो, ए और बी किस में है, सेम ऑर्डर में है। सेम ऑर्डर में तो ट्रायंगल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सेम ऑर्डर के लिए कौन सा रूल लगता है, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन लगा दिया। तो ट्रायंगल लॉ के लिए सपोज ये कितना है, R1, ठीक है। तो R1 की वैल्यू किसके इक्वल आई, R1 इज इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है। R1 इज इक्वल टू ए प्लस बी। अब R1 को इसमें जोड़ दो, क्योंकि ये भी सेम ऑर्डर में बन रहा है, तो क्या बनेगा, ये वेक्टर बनेगा, ठीक है। ये कितना हो गया, R2। तो R2 की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, R2 इज इक्वल टू ये वेक्टर और ये वेक्टर, ये कितना है, R1 प्लस C, ठीक है। अब R2 को इन सभी का सम होने के बाद क्या बना है, R2 को जोड़ दो किसमें, D में, तो किससे इक्वल आ जाएगा, R के। तो R इज इक्वल टू R2 प्लस D, R2 प्लस D, ठीक है। यहां से आप क्या करोगे, R2 की वैल्यू पुट कर दो। R2 की वैल्यू कितनी है, R1 प्लस C, और D तो यहाँ पर पहले से ही है। R1 की वैल्यू कितनी है, A प्लस B,
तो ये हो गया ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, तो ये तो बिल्कुल वही तो है सी। ठीक है, तो पॉलीगन लॉ ऑफ फैक्टराइजेशन में क्या आपको अरेंजमेंट दिया हुआ है कि बहुत सारे वेक्टर्स हैं, उनको एक साथ ऐड करके क्लोजिंग साइड के इक्वल बता दिया। अगर आप इनको दो दो करके भी जोड़ोगे ना ट्रायंगल लॉ ऑफ फैक्टराइजेशन करके, तब भी वही रिजल्ट आएगा। दो दो करके जोड़ोगे, लेकिन आप किस में जोड़ोगे, पैरेललोग्राम बना बना के जोड़ोगे, यानी कि सेम ऑर्डर की बात नहीं करोगे, अपोजिट ऑर्डर में जोड़ोगे, तो भी रिजल्ट वही आएगा। यानी कि आप किसी भी फॉर्मूला का यूज करो, बट आपका जो पैटर्न है वो प्रॉपर सेम रहना चाहिए, तो आप उनको सही तरीके से ऐड कर सकते हो।